चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 70 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है तारे एवं सौर परिवार। देखेंगे गर्मियों की छुट्टी में पहेली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए और रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वस्थ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वस्थ आकाश बिरले ही दिखाई देते हैं। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चिंताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण अच्छा हो और चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वस्थ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए और आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं वे ग्रह है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चमकता है। तारे ग्रह चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या सभी आकाशीय पिंड समान होते हैं? आइए इसका देखते हैं। चंद्रमा के बारे में देखेंगे। क्रियाकलाप से देखें तो रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन परीक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन में व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। और प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग यानी अथवा पूर्व अथवा पश्चिम में किस भाग में दिशा दिखाई देता है। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसा भी दिन है जहां चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होता है? क्या ऐसे भी दिन है जब स्वस्थ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्व चक्रिका दिखाई देती है तो पूर्णिमा कहते हैं। और इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। और अगले दिन चंद्रमा एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। बूझो कहता है चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? आइए हम जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारे की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित कर देता है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। और इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परिवर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। क्रियाकलाप से देखें। एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए। इसके आधे भाग को सफ़ेद तथा आधे का भाग को काले पेंट से पोतिए और अन्य 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए और मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। और जैसे 17.14 में है और दर्शाया अनुसार हम वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटेंगे। वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए और अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने की कहिए और उससे कहिए कि वह घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातः काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को पूरी दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को सायंकाल कर रहे हैं तो इससे सफ़ेद भाग
भाग को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक परिक्रम में सफ़ेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाला ऐसा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफ़ेद दृश्य भाग का परीक्षण कीजिए तथा उसकी आकृति अपनी नोटबुक में खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाए अनुसार चंद्रमा की कलाओं को कीजिए। याद रखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी का सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इसकी स्थितियों को हम अपनी नोटबुक में रेखित कीजिए। और पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य तारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकाश में घटता है। पहली कहती है, मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देख पाते। क्या ये सही है? क्रियाकलाप से देखें, धरती पर लगभग 1 mm व्यास का एक वृत्त खींचिए और अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए और आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार करिए कि उसका मुख सदैव उसकी ओर हो। और क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? क्या एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन किए हैं? और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का पृष्ठ देखें। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जल पाया और उस पर विभिन्न अमापों के गर्त हैं और इस पर बहुत से अधिक ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है, जिसे चित्र में 17.7 में दर्शाया गया है। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही जल। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? मुझे कहता है, क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? पहले कहती है, अध्याय 13 में हमने यह सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती, और तब फिर हम चंद्रमा पर किस ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं? किसी भी ध्वनि को। क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे और उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तारे देखे रात्रि के आकाश में आप अन्य कोई भी वस्तु देखते हैं? रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तु देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का ढंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना आकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारे की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 mm दूरी पर रखे 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में कौन बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से लगभग 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर यानी 15 करोड़ पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ पृथ्वी से दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा एल्फा सेंटोरी है। इसके दूरी पृथ्वी से लगभग 40 करोड़ किलोमीटर है। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे को इससे भी कहीं अधिक दूरी है। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है
और इस प्रकाश सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश और इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मीटर है और अल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। पहली कहती है, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को भूल रहे होते हैं? अतीत को देख रहे होते हैं। मैंने यह जानना चाहा है कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात को ही क्यों दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए, आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप यह पाते हैं कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते हैं पूर्व से उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप देखें, किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए और कमरे में रखी वस्तु किस दिशा में गति करती प्रतीत होती है? क्या आप इस वस्तु को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहेली याद करती है कि जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की ओर दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है? बूझो कहता है, अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व से उदय होता पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। पहली करती है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि इन आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है। यह कैसे संभव है? क्रियाकलाप देखें, एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज को काटकर लगभग कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए और छत्ते की केंद्रीय छड़ को स्थिर एक तारा चिपकाइए और छाते के प्रत्येक तार यानी स्कोप के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य पर तारे के चिपकाइए और अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ से पकड़कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाए सभी तारों के परीक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता है और यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है तो क्या वह तारा भी स्थिर होता है? वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। आप से यह गति करता प्रतीत नहीं होता है, जिसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। और वह तारामंडल देखिए, कुछ समय तक आकाश का परीक्षण कीजिए और क्या कुछ तारे चित्र जैसे 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृति के समूह बनाए हुए हैं। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारे को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना किया। तारामंडलों की आकृतियों उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थे। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसे दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखा होगा। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। और इस तारामंडल को बिग डीप, ग्रेट बियर अथवा
सप्तर्षि भी कहते हैं। और इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं और यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होती है। और इस कलछी की हल्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। क्रियाकलाप से देखें। रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडल है। ग्रेट बियर ये हैं और ओरोयन है, कैसियोपिया है और लियो मेजर है। ये क्रियाकलाप से देखें। कुछ घंटों तक इस तारा मंडल का परीक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? आप यह परीक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। बुझू कहता है, मैंने यह सुना है कि हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो और आकाश के उत्तरी भाग का परीक्षण करके सप्तर्षि को पहचानिए। और इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़े की भी सहायता ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिरे के 2 तारों को देखिए, जैसे 17.13 में दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों में गुजरने वाली सरल रेखा को कल्पना कीजिए। अब इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए, यानी इन तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। और यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है और यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। दूसरा क्रियाकलाप देखें। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तर्षि का 3 से 4 बार परीक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तर्षि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है? क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? अपने प्रेक्षणों की तुलना जैसे चित्र 17.14 में दर्शाए अनुसार स्थिति से कीजिए। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध में नहीं दिखाई देते। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध में कुछ स्थान में नहीं दिखाई देते हैं। ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिससे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। और जैसे 17.11 के बी में ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। और इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट यानी पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस यानी क्षुब्धक ओरायन के निकट दिखाई देते हैं। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। और इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है। उत्तरी आकाश में यहाँ जैसे चित्र में 14.15 में दर्शाया गया है यही। और उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है और यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर अथवा के बिगड़े विकृति रूप जैसे दिखाई देते हैं, जैसे 17.11 में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 10 से 15 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं। और जैसे 17.16 में यहाँ दर्शाया गया है। और उसके बाद तथापि हम अपनी नंगी आँखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य
दृश्य रेखा में है। सौर परिवार देखें, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर और सौर परिवार बनता है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। यह सूर्य है। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। जैसे चित्र 17.17 में सूर्य परिवार का योजनाबद्ध दृश्य दर्शाया गया है। बूझो कहता है, मैंने तो यह पढ़ा था कि सूर्य परिवार में 9 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं? सन 2006 तक सूर्य परिवार में 9 ग्रह थे। प्लेटो सूर्य परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था और सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लेटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सूर्य परिवार का ग्रह नहीं है। आइए और सूर्य परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा आकाश उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा आकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ग्रह देखें तो ग्रह तारों की भांति प्रतीत होती है, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। और क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, और आकाशों के समीप सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उसके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती है। क्रियाक्रम से देखें, अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए और जैसे चित्र 17.8 में दर्शाए अनुसार 1 मीटर और 1.8 मीटर और 2.5 मीटर तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त खींचिए और अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य की निरूपित करने के लिए कहिए और अपने आप मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। और अपने मित्रों के अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्तन दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। और क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं, और किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाला समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों को ज्ञात उपग्रह यानी चंद्रमा है, और जो उनने की परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को अपने खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। और पहली कहती है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य के उपग्रह है? पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं।
बुध के बारे में देखें, बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है और यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका परीक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहां वृक्षों की अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का देखें तो ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्व आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रभात तारा यानी प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। क्रियाकलाप से देखें, किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंतरी में देखकर पता कीजिए कि आकाश में किस समय और किस दिन शुक्र दिखाई देगा और आप शुक्र ग्रह की पहचान इनकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको यह तो सूर्यास्त से 1 से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का परीक्षण करने का प्रयास कीजिए। पहली कहती है तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए और आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का परीक्षण करेंगे। पृथ्वी देखें, पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने पर उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी है। इनमें पृथ्वी के सूर्य से उचित दूरी होने भी सम्मिलित है और ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। पहली कहती है हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से आकाश के परिवर्तित होने के कारण वह नीला हरी प्रतीत होती है और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परिवर्तित होने के कारण वह नीला हरी प्रतीत होती है और पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है और इसका अपने कक्ष पर झुकाव पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह यानी चंद्रमा है। वो जो कहता है यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है। मंगल देखे तो अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर अपना पहला ग्रह है वह मंगल है। अब यह हालांकि रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति देखें तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 13 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और यह अपने कक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। क्रियाकलाप से देखें, आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी के विषुवतीय तल कहते हैं। जैसे चित्र यहाँ 17.21 में दर्शाया गया है, वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी के अक्षीय तल कहते हैं। जैसे चित्र के अनुसार ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 के कोण पर झुके हैं और इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 के कोण पर झुका हुआ है।
पहेली कहती है कि मेरी यह धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित करेगी। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं और इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका परीक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। शनि देखें, शनि बृहस्पति से परे शनि है जो रंग में पीला ऐसा प्रतीत होता है और इस ग्रह के बृहस्पति से परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है और इस ग्रह के रमणीय बल इस सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह बले नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, आप छोटे दूरदर्शी द्वारा इनका परीक्षण कर सकती है। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में यह रोचक बात है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। बूझो कहता है, बूझो को एक नटखट विचार आया और यदि हम कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो वह उसमें तैरेंगे। यूरेनस तथा नेपट्यून देखें तो ये सौर परिवार के ब्रह्मतम ग्रह है। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है और जैसे चित्र में दर्शाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यधिक निकट है। इन्हें अंतरिक्ष ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें ब्रह्म ग्रह कहते हैं और इनके चारों ओर बड़े निकाय हैं। और ब्रह्म ग्रहों के बाह्य ग्रहों के अधिक बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रहों की अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। उसके बाद सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य देखे। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्षुद्र ग्रह देखते हैं। तब मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा के बाहर है कक्षा के बाहर है जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें ब्रह्म ग्रह कहते हैं, ब्रह्मी ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर बलय निकाय है। ब्रह्म ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। अब सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य देखते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है जैसे चित्र 17.25 में दर्शाया गया है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। धूमकेतु देखते हैं तो धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है इसकी पूंछ आकाश में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होते हैं।
ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर करते हैं। लैका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 73 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। और क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार लैका धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास देखने कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत हैं, और परंतु ये सब मिथिक यानी काल्पनिक मान्यताएं हैं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है, इनसे भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। उल्काएं तथा उल्कापिंड देखें। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश की ओर एक चमकीली धीमी सी देखा होगा आकाश में। और जैसे चित्र यहाँ 17.27 में दर्शाया गया है। और इसे शूटिंग स्टार टूटा हुआ तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इसके उल्का कहते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसका उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करती है जिससे सौर परिवार बना है। उल्का वृष्टि देखें तो जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं और उन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है और आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। कृत्रिम ग्रह आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह भी जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है और इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेंट यानी IAS और कल्पना एक आदि है। यहाँ उससे हट गया है। और कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया गया। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया गया। पहली कहती है, मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। प्रमुख शब्द हैं कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्रग्रह, कैसियोपिया, खगोल पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्कापिंड, उल्का, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, ओरायन, चंद्रमा की कलाएं, ग्रह, ध्रुव तारा, सुदूर संवेदन, सौर परिवार, तारे, सप्तर्षि। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व पोलैंड के पादरी तथा खगोलज्ञ जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था और उन्होंने उल्लेख किया है कि
किया कि पृथ्वी सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक क्रांतिकारी धारणा थी। कोपरनिकस स्वयं अपने इस कार्य को प्रकाशित करने में झिझक अनुभव कर रहे थे। उनके इस कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ था। सन 1609 में गैलीलियो ने अपना दूरदर्शन स्वयं डिजाइन किया और अपने दूरदर्शन द्वारा गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमा और शुक्र की कलाओं तथा शनि के वलयों का परीक्षण किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की नहीं। और इस प्रकार आप यह देखते हैं कि विचार तथा धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती है। क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती है? यदि पर्याप्त साक्ष्य तथा प्रमाण उपलब्ध हैं तो क्या आप खुले मस्तिष्क से नई धारणाओं को अपना ले सकते हैं?